वेलकम बैक इन द शो। और कराची वालों के लिए अब अच्छी खबर सामने आ गई। अब कुछ तो रिलीफ मिलने जा रहा है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले वफाकी वजीर पेट्रोलियम ने रात 8 बजे सीएनजी बहाल करने का ऐलान किया था और उनका यह कहना था कि रात 8 बजे सीएनजी खुलवा कर ही वो फ्लाइट लेंगे और उसके बाद यहां से वापस रवाना होंगे। जब तक सीएनजी का बहरान हल नहीं होगा, शहरियों को सीएनजी नहीं मिलेगी। वजीर आजम ने हिदायत जारी की थी कि फौरी तौर पर जाएं कराची और इस बहरान को हल करने की कोशिश की जाए। तो इसी बिना पर शहरियों को रिलीफ देने का फैसला किया गया और ये फैसला किया गया है कि अब 8 बजे सीएनजी खुल जाएगी। ब्यूरो इंचार्ज कराची काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बताइएगा क्या ऐलानात किए गए हैं? काशिफ, आवाज आ रही है आपको? सवाल करिए। काशिफ मुनीर से भी बात करेंगे। आपको ये अहम खबर दे रहे हैं कि कराची में गुज़श्ता 4-5 रोज से जो सीएनजी बंद थी, अब उसके हवाले से एक अहम ऐलान किया गया। वफाकी वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर ने अब से कुछ देर पहले ऐलान किया कि रात 8 बजे कराची भर के सीएनजी स्टेशन पर सीएनजी मिलना शुरू हो जाएगी। काशिफ मुनीर हमारे ब्यूरो इंचार्ज कराची साथ मौजूद हैं। काशिफ, बताइएगा क्या ऐलानात किए गए वजीर पेट्रोलियम की तरफ से? ऐलान तो कराची के शहरियों के लिए 8 बजे से आज सीएनजी जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी, यानी 8 बजे से सीएनजी स्टेशन खोल दिए जाएंगे। तकरीबन एक हफ्ते की बंदिश के बाद आज जो है वो सीएनजी स्टेशन खुलेंगे। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सबसे अहम बात है कि सीएनजी स्टेशन तो खोल दिए जाएंगे, लेकिन सीएनजी जो गैस प्रेशर है वो अभी भी कराची में कम है। ये तो एक फैसला है जो प्रेशर में लिया गया है, लेकिन अगर सीएनजी स्टेशन खोल भी दिए जाते हैं, अगर प्रेशर नहीं होगा तो गाड़ियों में उस तरह सीएनजी की जो फिलिंग है वो नहीं हो सकेगी। लेकिन कुछ खबर ये है कि सीएनजी आज रात से जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। तकरीबन 7 रोज जो है कराची में सीएनजी बच रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गुज़श्ता 4 रोज से कराची की सड़कों पर नहीं है। जो है मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। तो एक अच्छी खबर आप इस तरह लिहाज से कह सकते हैं कि सीएनजी जो है वो स्टेशन खुल जाएंगे और कुछ जो लोग सीएनजी हासिल करना चाहेंगे उनको मिल जाएगी, क्योंकि एक दिन खुलेगी। अच्छा काशिफ मुनीर, ये भी बताइएगा कैप्टिव पावर प्लांट को भी इस सर्दियों के जो 3 माह तक है वो 50% गैस फराहम की जाएगी, ये उन्होंने ऐलान किया था। इस बारे में उनका मजीद क्या कहना था, क्या बताया उन्होंने? जी, उन्होंने कहा है कि 3 महीने के लिए जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं जो नॉन जीरो रेटेड है, उनको जो है 3 महीने के लिए मिक्स जो है वो गैस मिलेगी। यानी जो इनकी डिमांड है कराची में वो 110 CFD है, अब उसको आधा कर दिया गया है। कैप्टिव पावर प्लांट्स को भी अब गैस देने का ऐलान किया गया। काशिफ मुनीर, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। अब्दुल समी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन सिंध सीएनजी डीलर एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अब जैसे ऐलान कर दिया गया हुकूमत की तरफ से रात 8 बजे खुलेगी, पता भी चल जाएगा खुल गई, आपके जो रिजर्वेशंस थे, एप्रीहेंशंस थे, वो दूर हो गए अब सब? देखिए, मैं पाकिस्तान सिंध नहीं है, पाकिस्तान सीएनजी डीलर्स का सदर हूं पाकिस्तान। और बात यह है कि हमारी बड़ी फतेह हुई, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी और 8 बजे से आज सीएनजी स्टेशन सिंध के खुल जाएंगे। और इससे ज्यादा अच्छी खबर ये है कि ये जो बंद कर देते हैं 4-4 दिन, उसका काम इम्प्रूव करेंगे ताकि पब्लिक को तकलीफ ना हो। और हमने पूरा मिनिस्टर को बताया कि अब यहाँ कोई किसी ने हमारा साथ नहीं दिया था। जब हम इतने मीडिया पे का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे जो मैं कहता था वो गवर्नमेंट तक पहुंचा और फिर एक्टिव हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल समी खान साहब। और काशिफ मुनीर हमें अपडेट कर रहे थे। और बात यह है कि अहलियान कराची जिनको शदीद अजियत का सामना था, मुश्किलात का सामना था, अब उनके लिए रिलीफ का ऐलान कर दिया गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ बात करते हैं। डीजी आईएसपीआर ने यह ट्वीट किया है कि पाक अफगान सरहद पर बाढ़ की तनसीब और कलों की तामीर इस वक्त जारी है। आईएसपीआर का यह बताना था। और 2611 किलोमीटर तवील सरहद पर बाढ़ लगाने के साथ साथ वहां पर चौकियां भी तामीर की जा रही है। बिल्कुल, पाक अफगान सरहद पर बाढ़ की तनसीब और कलों की तामीर का काम जारी है और आइंदा बरस दिसंबर तक बाढ़ और कलों की तामीर भी मुकम्मल हो जाएगी, बताया गया है आईएसपीआर की जानिब से। बाढ़ और कलों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पुरअमन अवाम को फायदा होगा और इसी मद में ये बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है। हम देख रहे हैं कि बाढ़ की तनसीब हो रही है, कलों की तामीर जारी है, जहां से दोनों ममालिक के जो अवाम हैं उनको रिलीफ मिलेगा ताकि अमन और अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। और जो दोनों की सरहदें इस्तेमाल होती हैं, कहा जाता है कि दहशतगर्दी के लिए और यहाँ से ज़मीन को इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर उसको रोकने के लिए दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ आईएसपीआर की जानिब से बताया गया है कि 2611 किलोमीटर तवील सरहद पर यह बाढ़ लगाई जा रही है। हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने
करवाने की तारीख में 2 दिन की मजीद तौसी कर दी गई है और तर्जुमान FBR का यह कहना है कि इनकम टैक्स गोशवारे 17 दिसंबर रात 10 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं। ताज़ा खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की जो डेडलाइन थी उसमें 2 दिन की तौसी कर दी गई है। पहले 15 दिसंबर थी, अब 17 दिसंबर तक इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाए जा सकेंगे। ये तर्जुमान FBR की जानिब से ऐलान किया गया। इससे पहले भी एक एक्सटेंशन दी गई थी इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में। अब एक और मौका दिया जा रहा है कि इनकम टैक्स गोशवारे जिन हजरात ने जमा नहीं करवाए उनको 2 दिन की और मोहलत मिल गई है। 2 दिन की और इसमें तौसी की गई है इस डेडलाइन में। अब 17 दिसंबर रात 10 बजे तक ये गोशवारे जमा करवाए जा सकते हैं। तर्जुमान FBR का ये बताना था। बिल्कुल, और 2 दिन की तौसी दे दी गई है। 17 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है जब तक जो लोग हैं वो अपने टैक्स गोशवारे जमा करवा सकते हैं। तो डेट में एक्सटेंशंस दे दी गई हैं। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में 2 दिन की तौसी का ऐलान किया गया है। हैदराबाद में इस वक्त पीपल्स पार्टी का जलसा जारी है, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद है जयालों की जो यहां पर पहुंची है जलसे में शिरकत करने के लिए। आसिफ अली जरदारी जलसे से खिताब कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त जाम खान शोरो साहब, मुराद अली शाह साहब, CM सिंध सैयद कायम अली शाह साहब, हमारे नौजवान साथी निसार खोड़ो साहब, प्रेसिडेंट सिंध सैयद नबीर कमर साहब, तारिक शाह जामोट, अब्दुल जब्बार, अस्सलाम वालेकुम जी भट्टो। मेरे दोस्तों, ये इस्लामाबाद में बैठे हुए बहरे, गूंगे, अंधे लोगों के लिए मैं आपके से खिताब होते हुए उनसे खिताब करता हूँ। इनको 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। ये कहते हैं कि 100 दिन बहुत कम हैं, हम क्या कर सकते हैं 100 दिन में। मैं इनको बताता हूँ कि हमने 100 दिन में क्या किया। हमने 100 दिन में पहले तो मुशर्रफ की छुट्टी की, फिर आपको याद होगा कि स्वात पे कब्जा था। स्वात पे सूफी मोहम्मद का कब्जा था, जिसके लिए बीबी ने कहा था पिंडी के मैदान में कि ये इनसे नहीं जाएंगे, ये मैं निकालूंगी। हमने स्वात को उनसे खारिज कराया और उनको आज़ाद किया। ये पहले 100 दिन में है। और बी कार्ड बनाया, ये भी पहले दिन में, पहले 100 दिनों में है। सो इनको अगर काम करना आए तो ये कोई काम करे। काम आसान भी नहीं है पर इतना मुश्किल भी नहीं है और इनसे होना नहीं है। इसलिए आपकी ज़रूरतें, आपकी परेशानियां, आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ और उनकी डिमांड, अगर हर घर में 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं तो उनकी डिमांड वो अवामी पार्टी समझ सकती है, बनाई हुई कठपुतली नहीं समझ सकते। अगर कराची में आके ये 10 लाख घर देने वाले 5 लाख आदमियों का रोजगार खत्म कर जाते हैं, आप सोचो तो इनकी अकल कहां है। पहले दुकानें बनाई जाते हैं, पहले एक बिल्डिंग बनाते, फिर कहते कि आइए इसमें दुकानें लीजिए या हम देते हैं, उसके बाद ये सफाई करते तो मुझे कोई इतराज़ नहीं था। मुझे इतराज़ है कि भाई जिसका चूल्हा जल रहा है, जिसके घर में 2 रोटियां बन रही हैं, वो भी आप बंद कर रहे हैं, वो भी उसका छीन रहे हैं। और मुझे गरीब के हक पे जब कोई डाका डालता है उस पे मुझे गुस्सा आता है। मेरे हक पे डाके डालने वाले इनकी हिम्मत ही नहीं है, मैं इनको सबको दे बचता हूँ। मगर गरीबों की हिम्मतों, गरीबों की मुझे तकलीफ़ होती है, मेरी बेटियों की मुझे तकलीफ़ होती है, मेरी बहनों की मुझे तकलीफ़ होती है। ये कोशिश करते रहे हैं और अब भी कोशिश कर रहे हैं कि बीबी कार्ड को बंद करें, मगर इंशाअल्लाह
हम इस जंग में भी इनको हराएंगे। बीबी कार्ड इनके बंद नहीं होने देंगे, ना करने देंगे। दुनिया में बहुत इस तरह के लोग आए हैं जो कि लाए गए हैं, और जब लाए गए हैं तो वो समझते थे कि शायद वो हर काम अच्छा कर सकते हैं। अगर मैं अच्छी हुकूमत चला सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्रिकेट भी अच्छी खेल सकता हूँ। मुझे क्रिकेट नहीं आती, मगर सियासत आती है। सियासत मैं कर सकता हूँ। सियासत तब पता पड़ती है जब मुशर्रफ घर पहुंचता है और कहता है कि मुझे पता नहीं पड़ा क्या हुआ, कैसे हुआ। और आज तक किसी ने मुझे कहा कि आपने क्या नहीं किया, उसको कुछ नहीं कहा। मैंने कहा मैं चाहता हूं कि वो जिंदा रहे और वो देखता रहे कि किस तरह बेनज़ीर भुट्टो के ये गुलाब फूल किस तरह ये बड़े हो रहे हैं। मैं उसकी मौत नहीं चाहता, मैं उसकी ज़िंदगी चाहता हूं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में देखे, वो अपनी ज़िंदगी में देखे कि जिसको वो रोकना चाह रहा था वो लहर आज तक जिंदा है, वो आज तक चल रही है। जिसको वो रोकता था, जिसको उसने बमों से रोका था, उसके लिए आज भी लोग पैदल जाते हैं गड़ी खुदा बख्श उसकी मज़ार पे। और आपके यहाँ तो कोई पूछने भी नहीं आता, आप दुबई में बैठे रो रहे हो। ये आलम है। तो जिसका, और अक्सर मैंने ये कहा है, जिसका टेन्योर, जिसकी नौकरी 3 साल की हो, उसको मेरी कौम के फैसले करने का क्या हक पहुंचता है? ये हक सिर्फ पार्लियामेंट को है, ये और किसी को हक नहीं है कि कभी कहाँ पहुंच जाते हैं, कभी कहाँ पहुंच जाते हैं कि ये नहीं सही है, वो नहीं सही है। भाई आपका वास्ता क्या है? 9 लाख केस फंसे हुए हैं पूरे जुडिशियल सिस्टम में, आप वो काम तो करें। और आपकी लाइफ नहीं है, आपका फ्यूचर कुछ नहीं है, आप कैसे अपने फ्यूचर में इन चीज़ों को डालेंगे? तो मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं कि जिसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो सबसे बड़ा हमारा पाकिस्तान का 73 कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारा सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है। उसको हम देखते हैं, उसके ज़रिए हम चलते हैं। अभी हमारे और बड़े प्रोग्राम हैं। हाँ, पानी की पाकिस्तान में और कराची में, आपके यहाँ इंटीरियर में, मेरी ज़मीनों पे, आपकी ज़मीनों पे बड़ी तकलीफ़ है, मगर हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। हमें इनके लिए करना पड़ेगा, हमें नए तरीके लाने पड़ेंगे पानी देने के। और मैंने सीएम साहब से ये बातें की हैं कि आप नए तरीके, नए जदीद तरीके पानी देने के लोगों को सिखाएं और उनको मुफ्त दें। कुछ 5% ले लें, 10% ले लें, बाकी आप मुफ्त दें ताकि वो कन्वर्ट हो। मुझे याद है हम छोटे थे तो जब ट्रैक्टर आया था तो शुगर मिलें मुफ्त में ट्रैक्टर देती थी ताकि उनका शुगर केन लग सके। आस्ते आस्ते अब हर कोने में आपको ट्रैक्टर नजर आता है। तो है दुनिया में टेक्नोलॉजी, है लोगों के पास टेक्नोलॉजी जो कम पानी पे भी फसल देते हैं। हमारा बेसिकली पाकिस्तान एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। यहाँ हर इंडस्ट्री जो हो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अगर एग्रीकल्चर को हमने नहीं संभाला तो आप सोचो कि आप आज कितने फरीक हो, कितनी पॉपुलेशन है और कल कितनी होगी। अगर वो हिसाब, आजकल के तो बच्चा भी कंप्यूटर चलाता है अपने फ़ोन पे, उसको ही कह दो कि वो देख के आपको बताए और समझाए ग्राफ से, तो आप हैरान हो जाएंगे कि क्या ज़रूरत है हमारी कल आने वाले वक्त की। और उस वक्त का हमें आज हमने उसके लिए काम करना है।
आपने काम करना है। आज हमारे लीडरों ने सोचना है और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोचती है, बीबी साहिबा सोचती थी, भुट्टो साहब सोचते थे, तब उसने जाके भुट्टो साहब ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हाथ डाला। उसको पता था कि एक दिन इंडिया इतना मजबूत हो जाएगा कि उनकी फौज बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और हमें तकलीफ होगी। और आज ये तो बीबी साहिबा को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान को लेके दे दी। उस जमाने के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहा, बीबी ने उससे कहा कि मैं समझती हूं कि तुम ये क्या हो रहा है और क्या होगा इसका अंजाम। उनने अंग्रेजी में कहा, आई नो इट मीन्स माई नेक, मगर फॉर पाकिस्तान आई विल डू इट। और वो जाके उनने काम किया। उसके बाद अगर किसी और ने आके उसको ख़राब किया, इसमें हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है, ये उनकी जिम्मेवारी है जिनने ख़राब किया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, हम सब पाकिस्तानी हैं और सिंधु दरिया का पानी पीते हैं। हम सब सिंधु दरिया से मिले हुए हैं, लिपटे हुए हैं और इस सिंधु को हमने ही संभालना है। मुझे पता है कि अफ़गानिस्तान भी एक डैम बना रहा है, इंडिया भी डैम बना रहा है, मगर हमने पूरे पाकिस्तान का ख्याल करना है। हमने पूरे पाकिस्तान में सबका ख्याल करना है। हमने पंजाब, साउथ पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, वो पख्तून जिनको आज तक आपने शनाख्त नहीं दी थी, वो भी पीपल्स पार्टी ने दी और वो भी मैं समझता हूँ अपने पहले साल में दी। और इनसे कोई काम नहीं होता सिवाय अंडे के, मुर्गी अंडा। तो अब इनको अगर अकल नहीं, समझ नहीं, तो क्यों इनको ले आए आप? किस लिए ले आए? इससे तो बेहतर था आप इलेक्शन होने देते। जो भी पार्टियां आती वो आपस में लड़ झगड़ के एक गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कंसेंसस बना लेती और वही हल था। मैंने कुछ पहले भी लोगों को कहा था, जब नवाज शरीफ साहब को लाया जा रहा था, कि खुदा का खौफ करो, मत करोगे। पहले उनको लेके आए, फिर उनसे लड़ पड़े, फिर उनसे चलाई नहीं गई, अब हाय हुसैन है। तो ये रोज़ रोज़ मजाक पाकिस्तान के साथ करना आप छोड़ दें, काफ़ी मजाक हो चुका है। ये मुल्क 3 साल आगे जाते हैं, आप एक लकड़ी उठाते हैं तो हम फिर 15 साल पीछे हो जाते हैं। आप समझते क्यों नहीं है? सस्टेन्ड 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 एवोल्यूशन 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 में प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस है। इसमें प्रोग्रेस नहीं है। एक दुकान खुलेगी, फिर वो बंद होगी, फिर वो खुलेगी, कब तक उस पर ग्राहक आना ही छोड़ देगा। तो पाकिस्तान का भी कुछ ये आलम इनने किया हुआ है, पाकिस्तान का ये आलम किया हुआ है। अगर आपके अपने बिजनेसमैन खुश नहीं हैं तो आप समझते हो कि फॉरेन बिजनेसमैन आके यहाँ पे पैसा लगाएगा? कोई ज़रूरत नहीं है। आप दें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जीतने का चांस। मैं आपको पाकिस्तान के अंदर से इंडस्ट्रीज लगा के देता हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बाहर के पैसे की, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ बाहर के पैसे में। जो $1 लगाता है वो $10 ले जाता है। तो इससे बेहतर है कि यहाँ के बिजनेसमैन, लोकल बिजनेसमैन को चांस दिया जाए, स्टॉक एक्सचेंज को चांस दिया जाए, वहाँ से बोरोइंग हो, वो इन्वॉल्व हो,
वो जाके इंडस्ट्रीज लगाएं, बाहर से सिर्फ टेक्नोलॉजी आ जाए या उनके एक्सपर्ट्स आ जाए। तो मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और वो कान जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं टीवियों पे, आप सबको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सलाम। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमेशा इस प्यार में, इनके वलवले में, इनके जज्बे में मैं दोबारा जिंदा हो जाता हूँ। इंशाअल्लाह जिंदगी रही, आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। 27 को फिर मिलेंगे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहादत पे। दोस्तों, आपके आने का शुक्रिया, आपके सर्दी में बैठने का शुक्रिया। मैं समझ रहा हूँ ठंडी भी है, तो इंशाअल्लाह जिए भुट्टो। हैदराबाद में आसिफ अली जरदारी थे और उनका ये कहना था, सबसे पहले उन्होंने बात की कि हुकूमत ने जो 100 रोज़ा कारकर्दगी दिखाई है और जो प्लान जिस हवाले से दावे और वादे किए थे, सब झूठ नजर आया और झूठे वादे और दावे किए गए। और अपनी हुकूमत में जो उन्होंने 100 रोज़ में कारकर्दगी दिखाई उसको डिस्कस कर रहे थे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने रोज़गार देने का वादा किया था, बेरोज़गारी के खात्मे का वादा किया था, उसके बरक्स हुकूमत ने 5 लाख अफराद को बेरोज़गार कर दिया। और अपने मुतालिक बात करते हुए उनका ये कहना था कि हमने जो 100 रोज़ में कारकर्दगी दिखाई उसमें 100 दिन में मुशर्रफ की छुट्टी की, बीबी के कार्ड बनाया गया, लोगों को सहूलियात फराहम की गई और जो लोगों तक हमने रिलीफ पहुंचाने का काम था वो 100 रोज़ में ही किया। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार सईद काजी साहब मौजूद हैं। सईद काजी साहब, 100 डेज प्लान को बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब। आपने भी यकीनन मुलाहिजा किया होगा, अपनी कारकर्दगी उन्होंने गिरवाई कि बीबी कार्ड बनाया, रोज़गार लोगों को फराहम किया। आप उनकी तकरीर में कितना तजाद और क्या आप अग्री करते हैं उनकी सारी बातों पे, क्या वाकई तजाद है या नहीं है काजी साहब? ये मसला जरदारी साहब का नहीं है, सिर्फ यूं लगता है कि पॉलिटिकल एलीट ने, और इवन जो पॉलिटिकल एलीट ताकत में रही है और पावर में रही है, उसने पूरी तरह डिलीवर नहीं किया। और आज जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका टकराव है उसमें वो फिर दोबारा से जमहूरियत और उसका नाम लेते हैं, मगर जमहूरियत को जिस बुरी तरह से कुचला है मार्शल लॉ ने, इसी तरह से जमहूरी हुक्मरानों ने भी कुचला है। और आज वो इस तरह लगता है मुझे कि वो जो बात कर रहे हैं और दोबारा लीन कर रहे हैं जमहूरियत पे, तो जमहूर का हाल देखें आप, ये हाल देखें जो लोगों का कराची में हाल है जिनके पास गैस नहीं है, और थर का हाल देखें यहाँ पे जो लोगों का हाल है। तो मेरे ख्याल में ये कहानी ज्यादा बिकेगी नहीं। जी रमशा। सईद काजी साहब, ये फरमाइएगा कि अब जैसे पिछले कुछ दिन में भी हमने देखा है 1-2 जलसे और भी हो चुके हैं, कोई ऐसा सियासी सीजन नहीं चल रहा लेकिन जलसे स्टार्ट कर दिए हैं पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ जगहों पर सिंध में। इसकी क्या वजह हो सकती है? जो केसेस चल रहे हैं उनके हवाले से कुछ प्रेशराइज करना या फिर कॉन्फिडेंस में लेना, या फिर उन्हें अपना कुछ आगे मुस्तकबिल ब्लीक नजर आ रहा है जरदारी साहब को? भले ये पंजाब हो या सिंध हो, अगर पॉलिटिकल पार्टीज का और हमारी असम्बलियों का मकसद अगर ये रह गया है कि उन्होंने अपने लीडरों को उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ना है, और ये सबसे बड़ी लड़ाई आज ये है कि ये इन्होंने जो मुबैना तौर पर चोरी चकारी की है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर सूबाई और कौमी असम्बलियों ने ये खेल करना है तो वो करते रहेंगे, मगर इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और मुझे लगता है कि अवाम के सामने ये लोग एक्सपोज होंगे। जी सईद काजी साहब, अभी एक बार फिर इदारों के सरबराहान पर तनकीद की आसिफ अली जरदारी साहब ने। अब ये कह रहे हैं कि 3 साल की नौकरी वालों को मुल्की फैसले करने का इख्तियार नहीं है। एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया, कहते हैं कि 9 लाख मुकदमे अदालतों में मौजूद हैं, उन्हें निपटाएं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है, मगर हमारा सवाल उनसे ये है कि वो तो 3 साल के लिए आते हैं, आप तो 30 साल से यहाँ पे हैं, और ये 10 साल की असम्बलियां हैं। आपने लोगों के लिए क्या किया है, अवाम के लिए क्या किया है? अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है और एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई आपकी आप भी अनटचेबल बनना चाहते हैं, तो इस लड़ाई में हम कहाँ खड़े हैं? इस मुल्क के अवाम कहाँ खड़े हैं? इस मुल्क के अवाम के हकूक कहाँ हैं?
आपने सिंध के अवाम के साथ क्या किया है। और ये ठीक है आप लड़े, हम ये नहीं कहते एस्टेब्लिशमेंट में गलती नहीं है या बुराई नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के अपने प्रॉब्लम्स हैं, मगर आपके प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी लालच, हिर्स और तहरीर से निकल तो सके, आप तो अपने लालच से नहीं निकल सके। आप ही काल बनाने में जाके बिल्कुल ठीक। कुछ अरसा पहले आपको याद होगा एक बड़ा सख्त बयान दिया था, बाहर चले गए थे कुछ अरसे के लिए आसिफ अली जरदारी साहब, फिर वापस आए और फिर बड़ी अच्छी बातें करते रहे। इस तरह की बातें नहीं थी, ये अचानक फिर इस तरह की स्टेटमेंट सामने आ जाना, ये क्या शो करता है? अब क्या मोटिव क्या है यहाँ पर स्टेटमेंट से? करता है कि जो इस वक्त नैब के जरिए लोग पकड़े जा रहे हैं, उसमें ये भी एक दस्तूर आ रहा है कि शायद ये भी पकड़े जाएंगे। मगर सवाल और है, सवाल ये है, मैं सवाल ये नहीं कहता, मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि ये जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि भाई जजों को पकड़ें, जर्नलों को पकड़ें। अरे भाई आप जब उनके दस्तरखान पे बैठ के रोटी खाना शुरू कर देंगे, पकड़ना तो असेंबलियों ने था, पकड़ना तो पार्लिमान ने था, पार्लिमान सबसे बड़ा है, तो पार्लिमान के लोगों पे अगर इतने बड़े सवालात उठे हुए हैं कि उनकी चोरियां निकल रही हैं बाहर, तो और किसको कौन पकड़ेगा? आज आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम तो नहीं निकलेंगे, आप निकलें। आज क्या नवाज शरीफ साहब के लिए अवाम निकले? क्या शहबाज शरीफ साहब के लिए अवाम निकले हैं? साद रफीक साहब के लिए अवाम निकले हैं? क्यों निकले? क्या ये अवाम की लड़ाई थी या इनके नाजायज असासों की लड़ाई थी? तो इस वक्त इशराफिया के नाजायज असासों की लड़ाई के हवाले से ये गुफ्तगू करना कि ये इस मुल्क के एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है, इस बात को कोई नहीं खरीदेगा और ये एक 2 नंबर लड़ाई है। और ये तो फिर सईद काजी साहब, अशराफिया के नाजायज असासे बचाने की जब यहाँ पर बात आ रही है, अपने असासे बचाना चाहते हैं और इस तरह की स्टेटमेंट आ चुकी है, तो दूसरी वाली अशराफिया भी इस तरह की स्टेटमेंट्स पहले से दे रही है, लेकिन ये दोनों पोल्स अपार्ट थे। अब आपको लगता है ये इकट्ठे भी हो सकते हैं? देखिए, अगर तो आप पॉलिटिकल अशराफिया की बात कर रहे हैं, इमरान खान तो नहीं, उनके नीचे सब लोग इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ये जो बुनियादी तौर पे बुनियादी क्राइसिस माशी क्राइसिस है। माशी क्राइसिस ये है कि इस मुल्क में आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, उनसे कई ज्यादा पैसे उन लोगों के पास हैं जो आजकल सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो रहे हैं। तो इसलिए ये क्राइसिस जिस तरीके से ये इशराफिया इस रियासत को अब नहीं चला सकती। और जो आपने बात की है वो बात दुरुस्त है कि यहाँ पे अब ये जो लोग ये बात कर रहे हैं कि जनाब ये इनको पकड़े, उनको पकड़े, फौज को पकड़े, जर्नलों को पकड़े, जजों को पकड़े। बात ये है कि भाई मैंने पकड़ना है, आप असेंबली में बैठे हैं, आप क्यों नहीं पकड़ सकते? बिल्कुल ठीक बात है। तो जाती मफाद है, तो अब इस वजह से अब स्टेटमेंट्स भी इस तरह की आना शुरू हो गई हैं और जो पहले उनका बयानिया नजर आ रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उससे कुछ हटते नजर आ रहे हैं और अपने पुराने बयानिए पर जाते नजर आ रहे हैं। आगे सूरत हाल क्या बनेगी आने वाला वक्त बताएगा। सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब। आपके तजिए का एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे पब्लिक न्यूज रूम में, वापस आते हैं कुछ और इश्यूज के साथ। वेलकम बैक। बात करेंगे स्कूल फीसेज में 20% को जो कमी है वो की जाए और FBI ने रिकॉर्ड भी तहवील में सवाले से ले लिया है। FBR टैक्स की जांच पड़ताल भी सवाले से करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया है और तफसीली फैसला जारी हो चुका है। स्कूल फी में इजाफे को भी रेगुलेटरी बॉडी की इजाजत से मशरूत किया गया है। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत करके फैसला दिया था कि 22 निजी स्कूल्स अपनी फीस कम करें। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है। फैसले में FBR को 22 तालीमी इदारों के टैक्स की जांच पड़ताल करने का हुक्म भी दिया गया है। FIA को स्कूलों का रिकॉर्ड तहवील में लेने का भी हुक्म दिया गया है। अदालत ने फीस में 6 से 8% इजाफा रेगुलेटरी बॉडी की इजाजत से मशरूत किया है। गर्मियों की छुट्टियों की ली गई फीस को एडजस्ट या 2 माह में वापस करने का हुक्म दिया गया है। फैसले में लिखा है कि कोई भी निजी स्कूल बंद नहीं होगा, न ही किसी तालिबे इल्म को निकाला जाएगा। फैसले में लिखा है कि स्कूल बंद हुआ या किसी तालिब इल्म को निकाला गया तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का अबूरी हुक्म पहले के तमाम अहकामात पर तकवीयत रखेगा। सिटी स्कूल और बीकन हाउस 20% फीस में कमी करें। लाहौर ग्रामर, फॉरेबल एजुकेशन, रूट स्कूल सिस्टम को भी फीस में 20% कमी का हुक्म दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने लर्निंग अलायंस और SSS स्कूल को भी 20% फीस में कमी की हिदायत की है। 22 निजी स्कूल्स में ईडन स्कूल और फाउंडेशन स्कूल भी शामिल हैं। मज़कूरा निजी स्कूल्स गर्मियों की छुट्टियों की ली गई फीस का 50% एडजस्ट या वापस करें। और इसी हवाले से आपको बताएं कि FIA ने निजी स्कूल्स की जानिब से जायद फी वसूल करने वाले मामले पर इब्तदाई टास्क मुकम्मल कर लिया है। और FIA के मुताबिक 22 निजी स्कूल्स हैं जिनकी ब्रांचेस का रिकॉर्ड भी जमा कर लिया गया है और दूसरे मरहले में फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। मिर्जा रमजान बेग की रिपोर्ट देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जायद फीसें लेने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ मुल्क भर में कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि FIA की जानिब से निजी स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई का इब्तदाई टास्क मुकम्मल कर लिया गया है। जायद फीसें वसूल करने वाले निजी स्कूलों का रिकॉर्ड फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। FIA के मुताबिक 22 निजी स्कूलों की ब्रांचेस का न सिर्फ रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया बल्कि इन निजी स्कूल्स के बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए। FIA के मुताबिक निजी स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया है। दूसरे मरहले में फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मिर्जा रमजान बेग, पब्लिक न्यूज़, लाहौर। कुछ बात करेंगे कराची की, जहां पर KMC का तजावुजात के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन आज भी जारी रहा। नॉर्थ नाजिमाबाद, सदर, गुलिस्तान जौहर, लांडी और कोरंगी के इलाकों में भी ऑपरेशन किया गया। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक H में फुटपाथ पर कायम 12 दुकानें और चबूतरे मिस्मार किए गए, जबकि सदर और उसके अतराफ में भी इलाके जो है वहां पर उधर भी पथारे और ठेले जब्त कर लिए गए। बिलाल खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। बिलाल, आज कहां पर ऑपरेशन हुआ, कितनी जगह बागुजार कराई गई है? जी बिल्कुल, देखिए कराची भर में आज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें सदर और उसके अलावा जो है ओल्ड सिटी एरिया, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजिमाबाद समेत कई ऐसे इलाके थे जहां पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। हैवी मशीनरी के जरिए तमाम जो तजावुजात थे, उसके अलावा जो फुटपाथों पर जो गैर कानूनी तजावुजात मौजूद थी उसको जो है मिस्मार किया गया है। इस जो तजावुजात था उसको जो है हैवी मशीनरी के जरिए जो है मिस्मार किया गया है। मैं इस वक्त गुलिस्तान जौहर कॉन्टिनेंटल बेकरी के करीब मौजूद हूँ, जहाँ पर सुबह से ही जो है ऑपरेशन शुरू किया गया था। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जो है किया गया। फुटपाथों पर उसके अलावा जो है जो दुकानों के आगे जो चबूतरे बने हुए थे उसको भी जो है मुकम्मल तौर पर मिस्मार किया गया है। हमारी KMC के इदारे के जो अफसरान थे उनसे बात हुई, उनका ये कहना था कि जो गुलिस्तान जौहर है, गुलशन इकबाल है और उसके अलावा जो PIB का एरिया है वहाँ पर जो है ऑपरेशन आज सुबह से ही जारी रहा और यहाँ पर तकरीबन 12 दुकानें जो है वो की गई। उसके अलावा मुतादिद जो चबूतरे थे उनको जो है तो ये ऑपरेशन जारी है और जो गैर कानूनी कब्जे उन्हें वागुजार कराने की कोशिश की जा रही है। बिलाल खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब कुछ बात करते हैं कि यामाहा ने अपने ब्रांड की तरक्की और अब उनके जो कस्टमर्स हैं उनकी ख्वाहिश पर एक नया मॉडल 125Z का 2019 मॉडल लॉन्च कर दिया है। और ये नया मॉडल बेहतर फ्यूल कारकर्दगी, सफरी सहूलियात के साथ दिलकश रंगों में भी दस्तयाब होगा। पुरकशिश रंग, जदीद फीचर्स, ये है यामाहा का नया YB 125Z मोटरसाइकिल का 2019 मॉडल। यामाहा बाइक के नए मॉडल का इंजन पहले से ज्यादा ताकतवर और फ्यूल कैपेसिटी भी है ज्यादा। जापानीज टेक्नोलॉजी के हामिल इस मोटरसाइकिल को पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया गया है। मैं तो कहता हूँ इस कीमत में इस जैसी 125cc कोई है ही नहीं। इसे वही मानते हैं जो बाइक की असल वैल्यू जानते हैं। मेरा मशवरा, यामाहा YB 125Z, करो असल सवारी। यामाहा पाकिस्तान के CEO का कहना है कि यामाहा का नया मॉडल हर उम्र और हर तबके के लोगों के लिए आरामदेह सवारी है। 125cc के अंदर चल रही है, उससे अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये बैलेंस गाड़ी है। और बैलेंस गाड़ी में ये होता है कि आप कोई मतलब बड़ा बंदा भी इसको इजीली चला सकता है, स्टूडेंट भी अच्छे तरीके से चला सकता है और ये कम्बिनेशन है फैमिली बाइक के हवाले से भी। यामाहा के नए मोटरसाइकिल में 0 वाइब्रेशन सिस्टम और एडजस्टेबल शॉक्स नस्ब हैं जो सफर को आरामदेह बनाते हैं। इसके साथ ही पब्लिक न्यूज रूम से अब तक इतना ही। रमशा कमल और अकबर बाजवा को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।